हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, जिसमें आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमारे पास इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें हमें स्टेटमेंट दिया गया है। अब इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन हम किसे बोलते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसका हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और दूसरा हमें बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो पहला है हमारा, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे N2 फॉर्म में होगा नाइट्रोजन, तो हम लिखेंगे N2। यहाँ पे गैस है तो हम लिखेंगे गैस सबस्क्रिप्ट में। ओके, प्लस में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस, तो ये भी H2 फॉर्म में होगा और ये भी हमें गैस लेनी है। उसके बाद हम एरो बनाते हैं, जिसपे हम अगर कोई कैटलिस्ट है तो एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे, और जो डिफरेंट कंडीशन होते हैं जैसे अप्लाइड प्रेशर या फिर टेम्परेचर, उसको हम लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैटलिस्ट, और टेम्परेचर कितना है? 773 केल्विन, और इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना है वो है हमारा अमोनिया गैस, तो ये हो जाएगा NH3 गैस। अब हमें इसको बैलेंस्ड करना है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर 1 है, तो हम इधर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे अगर हम 3 लिखें तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, यहाँ पे हम एक्वस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन बोला गया है। प्लस में हमें एसिटिक एसिड लेनी है। एसिटिक एसिड को हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, जो कि 2 कार्बन का एसिड होता है, और उसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एसिड लिया है तो यहाँ पे हम लीटर लिख देंगे। ठीक, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें दे रहे हैं सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें साल्ट और प्लस में वाटर मिलता है। तो यहाँ पे जो सोडियम एसीटेट है वो साल्ट है हमारा, तो हम लिख देंगे CH3COONA। यहाँ पे सोडियम एसीटेट जो होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस में यहाँ पे वाटर बन रहा है और वो लिक्विड फेज में होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड है, इथेनॉल इज वार्म्ड विथ इथेनॉइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया है इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। ये 2 कार्बन का अल्कोहल होता है, C2H5OH। यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया है और यहाँ पे हम लिखेंगे लिक्विड। जब आपको सोल्यूशन बोला जाए तब एक्वस लिखना है, अदरवाइज आपको लिक्विड लिखना है। इज़ वार्म्ड विथ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड अभी अपने ऊपर किया, उसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। यहाँ पे भी हम लिक्विड फेज में लेंगे। इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO, तो एरो के ऊपर हम लिखेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी हम रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पे इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला हो जाएगा CH2COO, और यहाँ पे इथाइल, जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन से, जैसे मान लीजिए C2H6 हमने लिया है, जब हम इससे एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो जो बचता है हमारा C2H5, ये इथाइल होता है। ऐसे ही अगर C3H6 होगा तो हम उसे प्रोपाइल बोलेंगे। ठीक, जब भी आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे मेन फार्मूला से तो लास्ट में I जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लास्ट में जुड़ेगा वो होगा C2H5, और यहाँ पे जो इथाइल एसीटेट बना है वो है हमारा लिक्विड फेज में, और प्लस में वाटर बनेगा। ठीक है ना। लास्ट पार्ट है हमारा इथेन।
इथेन आप जानते हैं जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H6। ये एक हाइड्रोकार्बन है। जब आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे तो ये हमें देगा CO2 प्लस में वाटर। तो जब भी कंबशन होता है हाइड्रोकार्बन का तो उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो फिक्स होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा और हमें लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट मिलती है। ठीक, तो इथेन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, बाद हमसे पूछा गया था कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हमें ये बताना है। तो पहले में आप देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड में आप देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को आप मिल रही है, लेकिन इसको हम फर्स्ट चैप्टर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड में आप देख रहे हैं ये यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। और दूसरा अगर आपसे पूछे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अलावा कौन सी रिएक्शन है तो आप बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फोर्थ है यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा रहे हैं। तो जब भी हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। तो ये हमारा कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये भी सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह है। पहला है हमारा थर्मिट रिएक्शन। आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम एंड गिव्स मोल्टेन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है हमें वो थर्मिट रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन अपने थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ऑक्साइड बना रहा है, आयरन ऑक्साइड, वो रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम से। तो हम लिख सकते हैं कि जो ऑक्साइड है आयरन का, अगर थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की है तो जो ऑक्साइड बनेगा वो होगा हमारा Fe2O3। ठीक है, ये हमने सॉलिड स्टेट में लिया है। प्लस में ये फर्स्ट पार्ट है हमारा एल्यूमिनियम मेटल है, इसको हमने सॉलिड स्टेट में लिया है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मोल्टेन आयरन, यानी यहाँ पे आयरन मिलेगा हमें और ये मोल्टेन है यानी कि ये लिक्विड फेज़ में होगा। तो जब भी आगे से आपको मोल्टेन दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये लिक्विड फेज़ की बात कर रहा है। प्लस में जो प्रोडक्ट बना है हमारा वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो ये हमारा जो ऑक्साइड बनेगा वो हो जाएगा Al2O3। ऑक्सीजन का 2 यहाँ पे आता है और एल्यूमिनियम का 3 यहाँ पे। और ये जो ऑक्साइड बना है हमारा ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये जो बना है वो है मोल्टेन आयरन जो कि लिक्विड फेज़ में होता है। अब हमें क्या बताना है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो आप देख रहे हैं कि इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 ही है, तो ये हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम और आयरन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब आपको बताएं अगर कि थर्मिट रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो आप ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि थर्मिट रिएक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं रेलवे ट्रैक्स को या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। उसमें क्या होता है कि जो भी आयरन होता है, आयरन का ऑक्साइड, उसको हम एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में हीट करा देते हैं जिसकी वजह से हमें मोल्टेन आयरन मिलता है। अब इस मोल्टेन आयरन का इस्तेमाल हम क्रैक्ड मशीन पार्ट्स जो होते हैं या फिर रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनको ज्वाइन कराने में करते हैं। तो ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। ये आगे से ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब हमें बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसी के ऑक्साइड से। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड पार्ट है मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। आप लोगों ने एक्टिविटी 1.1 में देखा होगा कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन यहाँ पे हमें नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में बर्न करना है। तो इसका हम इक्वेशन लिखेंगे, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फेज़ में है, रिबन की बात की जा रही है, प्लस में नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे N2 गैस। जब आप इन दोनों को हीट करा रहे हैं तो मिल रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो यहाँ पे Mg3N2 इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा और ये सॉलिड फेज़ में होगा। ठीक है,
सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो इधर 3 मैग्नीशियम है तो इधर हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। और ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड पार्ट देखते हैं। क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे हमें Cl2 गैस लेनी है प्लस में इस पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। तो आप लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन पढ़ा होगा, इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा Ki, और ये हमें एक्वस फॉर्म में लेना है। टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ से बनेगा हमारा पोटेशियम क्लोराइड, ये एक्वस सोल्यूशन बनेगा हमें। और यहाँ पे लिखा गया है सॉलिड आयोडाइड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे I2 और ये सॉलिड होगा, ठीक है ना। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और जब इधर 2 करेंगे तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th पार्ट है हमारा। इथेनॉल इज बर्नड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट, तो यहाँ पे इथेनॉल लेना है हमें। इथ यानी 2 कार्बन की बात की जा रही है, तो 2 कार्बन का अल्कोहल यानी C2H5OH, और ये हमें लिक्विड फेज में लेना है। प्लस में एयर यानी कि ऑक्सीजन की बात की जा रही है, और ये हो जाएगा गैस। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और प्लस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब हमें इसको बैलेंस्ड करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर 2 कार्बन है तो इधर हम 2 लिख देंगे। जब आप 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्लस में 1 5 ऑक्सीजन हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इधर 1 ही है, सॉरी इधर हाइड्रोजन 6 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हम अगर 3 लिख देंगे तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ इस साइड प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन हो जाएगा 4 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 7। तो इधर आप जब करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 6 और प्लस में ये 1 ऑक्सीजन 7। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये हमारा कंबशन रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल है, या फिर आप इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट और वेरिएबल्स गिवन एज x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, इनमें से कुछ मिसिंग कंपोनेंट्स है जिसको हमने x या फिर y से डिनोट किया हुआ है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके PbI2 बना रहा है। यानी यहाँ पे जो PbI2 है वो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये एक प्रिसिपिटेट होता है, ठीक। तो यहाँ पे प्रिसिपिटेट है अगर, तो हम x = लिख सकते हैं S, यस यानी सॉलिड। प्रिसिपिटेट को आप जानते हैं कि डाउनवर्ड एरो या फिर PPT से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे x हम यस से डिनोट करेंगे, यानी कि ये जो PbI2 बना है ये हमारा एक प्रिसिपिटेट है और उसको हम सॉलिड से डिनोट करते हैं। प्लस में 2KNO3, यहाँ पे जो आपको पोटेशियम नाइट्रेट दिख रहा है वो है हमारा एक्वस फॉर्म में। आप जानते हैं कि जब भी प्रिसिपिटेट रिएक्शन होता है तो एक सॉलिड होता है और दूसरा एक्वस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। सेकेंड पार्ट है, कार्बन कॉपर सॉलिड फेज में रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से एक्वस सोल्यूशन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस किया है उसी के कंपाउंड से और बना है कॉपर नाइट्रेट। प्लस में यहाँ से सिल्वर रिप्लेस हुआ है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा सिल्वर, और इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो इधर 2 सिल्वर था तो यहाँ पे 2 सिल्वर आ जाएगा, और ये सिल्वर है सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, जिंक प्लस में H2SO4। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जिंक ने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और बनाया जिंक सल्फेट, और ये जो जिंक सल्फेट बनता है ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है, तो हम लिखेंगे AQ। और यहाँ पे H2 गैस रिलीज़ होती है जब भी एसिड और मेटल में रिएक्शन होता है, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, ये आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो Y = हो जाएगा गैस, H2 गैस यहाँ पे रिलीज़ हुई है।
अगला पार्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है। इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा हीट, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक इन नेचर, हमें ये बताना है। पहला है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो आप जानते हैं कि जब भी फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होता है तो एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। अगर हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखें तो आप जानते हैं फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। ये सॉलिड फेज में होता है। जब हम इसको हीट करते हैं ना तो ये आयरन का ऑक्साइड देता है Fe2O3 जो कि सॉलिड फेज में होता है, प्लस में SO2 गैस रिलीज़ होती है और प्लस में SO3 गैस रिलीज़ होती है, और प्लस में लार्ज अमाउंट में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक इन नेचर। पहला है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो जब भी हम फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राईऑक्साइड गैसेज यहाँ पे रिलीज़ होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो जिस रिएक्शन में हम हीट देते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं इसमें हमने 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हैं, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीनों में ही हमने एनर्जी खुद से दी थी और वो इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो ज़्यादातर केसेस में इंडोथर्मिक होता है। सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में जब आप वाटर ऐड करते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप जानते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड या फिर बेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि इनमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। थर्ड पार्ट है डाइल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। यहाँ पे बेस को हम वाटर में डाल रहे हैं या फिर डाइल्यूट कर रहे हैं तो इसमें भी लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होगी, तो ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। लास्ट पार्ट देखते हैं डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो जब आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जिस बीकर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं उसका टेम्परेचर गिर जाता है, यानी कि उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन का। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है उसको फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमोनिया है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही है और प्लस में वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अमोनिया है NH3, इससे पहली बात तो हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है और दूसरा यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि ये दोनों तरीके से हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का कौन सा हो जाएगा, NH3 अमोनिया, ठीक है ना। ऐसे हम सेकेंड वाले को चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा H2O प्लस में फ्लोरीन गैस जो है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो मिल रहा है हमें HF प्लस में HOF। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर, यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और आप अगले क्लासेस में 11th में पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बहरहाल यहाँ पे हमें ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के टर्म्स में देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फ्लोरीन है इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और ये फ्लोरीन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी का उल्टा अगर हम बात करें तो H2O यहाँ पे हाइड्रोजन दे रहा है, यानी खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमारा हो जाएगा वाटर, ठीक है ना। आई बात समझ में।
या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे फ्लोरीन का जो है वो फ्लोरीन जो है हाइड्रो H2O से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कि H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंड, आप ये ऐसे देख सकते हैं कि H2O ने अपना हाइड्रोजन फ्लोरीन को दिया, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें आयरन प्लस में CO2 मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन जो है वो अपना ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है। इसका मतलब ये कि जब ये अपना ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। फोर्थ पार्ट देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और वाटर आपस में रिएक्ट कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, तो जब भी आगे से आपको ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन में ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन नहीं दिया रहेगा तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे दिया जाता है। तो ऐसे आप पता कर लीजिएगा, जैसे फ्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और इनके एडिशन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर उसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको हमने बताया था कि जिसका भी रिडक्शन होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमें ये पता करने के लिए कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप ये फाइंड आउट करिए कि इनमें से किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीड का ऑक्साइड है वो HCl के प्रेजेंस में लीड क्लोराइड प्लस में क्लोरीन गैस प्लस में H2O रिलीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लीड ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे रिमूव हो गया, इसका मतलब ये कि इसका रिडक्शन हो गया। और जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है हमारा Pb3O4 लीड का ऑक्साइड। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीजन गैस का एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो रिएक्शन में है, जो स्केलेटल रिएक्शन है उसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था और यहाँ पे 1 हो गया, इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होगा वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि O2 इज़ द ऑक्सीडेंट। थर्ड पार्ट देखते हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन हो रही है जिसमें हमें कॉपर प्लस में जिंक सल्फेट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस वाले कॉन्सेप्ट से ये नहीं पता लगा सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है ये प्लस में है, +2 में है, और यहाँ पे सल्फेट जो है ये -2 में है। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होंगी जब आपने क्लास 9th में केमिकल फार्मूला लिखना शुरू किया होगा। और यहाँ पे जो भी अपने नेटिव स्टेट में होता है, जैसे जिंक है ये अपने नेटिव स्टेट में है, तो इसका हम मानेंगे कि ये 0 है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 0 से जिंक यहाँ पे पॉजिटिव में जा रहा है, 2 पॉजिटिव में, और यहाँ पे सल्फेट तो पहले से ही -2 में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिंक जो है वो अपने 0 से +2 में जा रहा है, यानी गेन ऑफ यानी लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है।
आप जानते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करते हैं तो उस पे प्लस का साइन आता है, ठीक। तो यहाँ पे जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे +2 चार्ज आया है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन, आगे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी का उल्टा अगर आप करके देखें तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम एलिमिनेशन मेथड से ना देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो +2 में है और यहाँ पे 0 में है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर ऑक्सीडेंट होगा। तो जो नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे से ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसी का उल्टा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका रिडक्शन होगा, ठीक। फिर दोबारा वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा कि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन होगा। आ रही है बात समझ में। 4th पार्ट देखते हैं। यहाँ पे वैलेडियम ऑक्साइड है हमारा, प्लस में यहाँ पे कैल्शियम है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वैलेडियम प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो हमें क्या पता करना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हमें देखना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी V2O5 से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इस वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 5th पार्ट है आयरन प्लस में वाटर, आयरन ऑक्साइड प्लस में H2O। तो यहाँ पे आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें वाटर की, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखने को हमें मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और जो इसका रिडक्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हर साल जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही उठाए होते हैं। तो आगे से आप ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज़ करिएगा, जिससे आप ये समझ सकेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट।